मैं कह रहा था प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757। यह वर्ष ही भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत को क्या बनाता है? उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश क्या कहा जाता है? उपनिवेश क्यों कहा जाता है? क्यों? बंगाल पर विजय किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी युद्ध के तहत बंगाल पर विजय प्राप्त करती है और उस पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लेती है। शासन और प्रशासन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध हो जाती है और यहीं से आपका शोषण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या कहा जाती थी? सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? इतिहास के विद्यार्थियों में सोने की चिड़िया कहने क्या अभिप्राय है? आज सोना ज्यादा पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी और निर्यात पर बेस्ड था। क्या था? निर्यात पर बेस्ड था और पर्याप्त मात्रा में हम फॉरेन से क्या सोना इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है ना? क्या उत्पादन करते थे? मसाला, कपड़ा, लोहा इत्यादि सब चीज़ों में हम क्या थे? आत्मनिर्भर थे और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? विश्व के अन्य विकसित देशों के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है ना? इसलिए और सोना बहुत आयत में था क्योंकि कानून के पास सोना बहुत होता था और वो हमारी वस्तुओं को आयात करते थे और सोना देते थे। उस समय विनिमय के माध्यम क्या हुआ करता था? सोना। इसलिए भारत के पास विश्व में सबसे ज़्यादा सोना हुआ करता था क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार करता था और जो ज़्यादा व्यापार करेगा वो ज़्यादा धनी होगा। जैसे कहा जाता है कि सेठ और बनिया क्या होते? धनी होते, कभी गरीब नहीं होते। वो इस तरह से भारत की स्थिति थी, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1757 के बाद से बंगाल विजय पर बंगाल के नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था उसमें? सिराजुद्दीन। हाँ, कौन था? सिराजुद्दीन। रॉबर्ट क्लाइव आया था प्लासी के लिए। ठीक है ना? अब इतना हम इतिहास में नहीं जाएंगे, मैं तुरंत समझाएंगे। ठीक है ना? तो हमारा विषय नहीं है, हम अपने विषय पर आएंगे, नहीं तो वो अलग चले जाएंगे। ठीक है? और हमारे देश में क्या था? ये पूंजीवादी लक्षण थे। क्या थे? पूंजीवादी लक्षण थे, यानी जो विश्व में अमेरिका में सब देशों में हमें पूंजीवादी थे पूरे विद्यमान। ये कौन कहता है? ये है ए.के. राय, जवाहरलाल नेहरू, और पामदत्त। ये तीन लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, पूंजीवादी के लक्षण विद्यमान थे। अगर ये युद्ध न होता तो हमारी, अगर हारते नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर न होती। और यहीं से क्या प्रक्रिया हो गई? शोषण की। क्या हुई प्रक्रिया? शोषण की। शोषण किस रूप में कर रहे थे? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? शोषण की क्रिया औपनिवेश या औपनिवेशिक या उपनिवेश कहा जाए इसको, हमारी अर्थव्यवस्था गुलामी की ओर जाने लगी। क्या हो गया? गुलामी। और ये बंगाल से बाद से सीधे सीधे उत्तर भारत में आ गए। उत्तर भारत से सीधे किसमें आ गए? महाराष्ट्र में आ गए
और समस्त भारत में इसके बाद से वो एक करके फिर कभी हारे नहीं और उनका पूरा भारत उनके अधीन आ गया। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था उपनिवेश का, शोषण का, उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या हो सकता है बताइए? तो क्या चाहते थे हमसे? सबसे बड़ी चीज थी वहां पे क्या हो रहा था ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति आ रही, औद्योगिक क्रांति आ रही थी। तो औद्योगिक क्रांति में क्या भारत के पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है क्या? हाँ, बिल्कुल पानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ पे कोई प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं है। तो क्या करते थे, उनको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल उनको चाहिए था, उनको ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए। और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन के दो वर्ग हो गए। दो वर्ग में पहला कौन हो गया? पूंजीपति, और दूसरा मजदूर। ये दो वर्ग वहां पे शुरू हो गए। ठीक है ना। इन दोनों के प्रभाव यहां तक तो आपको समझ आ रहा है। इस उद्देश्य को शोषण जब शुरू हुआ 1757 से 72, ठीक है, उस समय एडम स्मिथ ब्रिटेन के क्या थे? सलाहकार थे और प्रमुख अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, वो अर्थशास्त्र के जन्मदाता भी कहा जाता है। वो इस सब प्रक्रिया को देख रहे थे और चाह रहे थे कि ब्रिटेन क्या हो, अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करे विश्व की सभी देशों से, और उन देशों से सबसे ज़्यादा जहाँ पे कि उनका उपनिवेश था। ठीक है ना। तो इस 1757 से 72 के काल का काम उन्होंने लूट का काम, लूट का काल का, और इसके तहत 40 लाख पाउंड कहाँ गया? ब्रिटेन भेजा। ठीक है। अगर ये लूट 40 लाख पाउंड अगर वो भारत में ही व्यय होता, उन्होंने कैसे इसको निकाला? शोषण का तरीका क्या अपनाया? माल गुजारी, माल गुजारी इसको कहा जाए राजस्व। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था किस पर थी? हस्त उद्योग पर। हमारे हस्त उद्योग क्या थे? विश्व में सबसे फेमस थे। इसके अलावा दस्तकारी, सूती वस्त्र, मसाले, इसके अलावा क्या था हमारे पास? लोहा, कहवा, चाय, नील, ये सब हमारे पास क्या थी? कमर्शियल खेती, यानी वाणिज्यिक खेती थी, वाणिज्यिक उत्पाद थे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? सुचारू रूप से। तो हमें कहा जाए कि हमारे गांव क्या थे? क्या किसी को निर्भर थे? गांव खुद भी अपने आप में क्या था? आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर थे। अंग्रेज ने क्या किया? ब्रिटेन ने शोषण किया। शोषण में उन्होंने क्या किया? पहला काम
सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि यहाँ के जो प्रतिद्वंदी थे उनको समाप्त करना। ब्रिटेन में क्या था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी और भारत उसका क्या था, प्रतिद्वंदी था। तो प्रतिद्वंदी को समाप्त करने के लिए क्या किया उसने, क्योंकि प्रभुत्व उसके पास आ गया था, उसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। क्या लगाया उसने, भारतीय उत्पाद पर, सभी उत्पादों पर उसने टैक्स लगाया और इतना हद तक लगाया कि वो बिल्कुल कमजोर हो जाए। और कच्चे मालों पर तो उसने क्या कर लिया, आधिपत्य कायम कर लिया। और जो ये हस्तगत उद्योग थे क्या करते थे, वो कंपनी को बेच सकते थे। भारतीय जो व्यापारी थे वो सीधे किसको बेच सकते थे, कंपनी को बेच सकते थे और किसी को वो बेच नहीं सकते थे। और वो भी नहीं, कंपनी पहले ही उनको एक कहती थी कि आपको इस कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी है, इससे ज़्यादा कीमत पहले से निश्चित कर देते थे। और कच्चे माल उनके पास थे और एक कच्चे माल क्या करते थे, वो सीधे ब्रिटेन लेके जाते थे और फिर वहाँ से रीजनरेट करते थे और रीजनरेट करके क्या बोलते हैं उसको, पहले आउटपुट के रूप में ला करके फिर ऊंची कीमतों पर भारत में बेचते थे। ठीक है, तो शोषण के उद्देश्य में थोड़ा सा लिख लीजिए, चार उद्देश्य उनको लिख लीजिए। उद्देश्य क्या थे शोषण के, पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर व्यापार पर एक आधिपत्य करना। प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर व्यापार पर एक आधिपत्य करना। कच्चे माल पर कंपनी का एकाधिकार, कच्चे माल पर कंपनी का एकाधिकार। राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना, राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना। अगला पॉइंट, वस्तुओं को कम से कम दाम पर खरीदना, वस्तुओं को कम से कम दाम पर खरीदना और अधिक से अधिक कीमत पर बेचना। भारतीय व्यापारी भारतीय व्यापारियों को सीधे वस्तु खरीदने पर पाबंदी, भारतीय व्यापारियों को सीधे वस्तु खरीदने पर पाबंदी। इसके अलावा उत्पादकों को, अगला पॉइंट, उत्पादकों को नियंत्रित मूल्य पर कंपनी को उत्पादन देने का आदेश।
क्लियर हुआ? यह 1832 तक तो कार्यक्रम चलता है। हाँ, फिर जब 1835 में चार्टर एक्ट लाया गया, किसके द्वारा? ब्रिटेन। ठीक है, किसका दबाव था? ब्रिटेन के पूंजीपति का। किसका दबाव था? क्यों था? क्योंकि उनको भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके सीधे ब्रिटेन का स्थापित करना था और पूंजीपतियों को शोषण करने के लिए आदेश देना था, क्योंकि उतना कंपनी लगा नहीं सकती थी। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ। क्या हुआ? क्या समाप्त हुआ? एकाधिकार प्रभुत्व समाप्त। ठीक है ना? अगर ये कहा जाए कि भारत को शोषण करने के लिए कौन कौन से नियम लागू किए गए? पहली बात, हस्त उद्योग का विनाश हुआ। तो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो जाएगी फिर? अगर हस्त उद्योग अगर खत्म कर दिया गया, रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया गया, तो लोग क्या करेंगे फिर? ब्रिटेन के ऊपर तो आश्रित होंगे। इसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? कृषि पर निर्भर हो गई। उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर तो निर्भर थी, साथ में किस पर निर्भर थी? हस्त उद्योग पर, कच्चे मालों पर हुआ और निर्यात पर थी। माल हमारे पास बहुत अच्छे और संसाधन थे, सेवाओं के साधन थे। तो हमारे पास इसका विनाश हुआ, तो फिर किसका उदय हुआ? किसान, यानी कृषि पर निर्भर। ठीक है? और किसानों को शोषण करने के लिए सरकार ने क्या किया? मालगुजारी। क्या किया? मालगुजारी। मालगुजारी के कौन कौन से नियम लागू किए गए? (1793) में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस, ठीक है? अस्थायी बंदोबस्त कहां पे लगाया? बंगाल में। बंगाल और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों पर उसने क्या लगाया? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? इससे क्या हुआ? जमींदारी प्रथा का शुरुआत हुआ। जमींदारी प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है? ऐसे शुद्ध रूप में जमींदारी प्रथा का मतलब क्या हुआ? ठेका। क्या हो गया? ठेका। ठेका किस चीज का? जमीन पर जो भी उत्पादन होगा उसका 1/10 भाग अपने पास रखेंगे और 9 भाग सीधे ब्रिटेन को। ठीक है? ब्रिटेन के पास आ गया, यानी आप बाहर गए। ठीक है ना? क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरी प्रथा आई, क्या है?
रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रणाली, ये 1792 में हुआ। इसको किसने किया? इसको किसने लाया? थॉमस मुनरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉमस मुनरो ने ये जमींदारी प्रथा क्या था या मालगुजारी क्या था? ये अस्थायी था। इसमें क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में कि जमींदार होता था, बिचौलिया होता था, और बिचौलिया किसानों से वो मालगुजारी लेता था, चाहे उत्पादन हो या न हो, किसी भी तरह से चूज करके वो कंपनी को देता था। एक भाग अपने पास रखता था और 10 भाग 9 भाग उसको देता था। अगर 11% भी ले सकता था तो 9% देता था, 2% अपने पास रखता था। इस प्रकार से भारत की व्यवस्था और भी बिगड़ती ही चली गई। उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही हमारी कम होती गई। इसके साथ ही साथ हमारे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई थी। सिंचाई कोई व्यवस्था थी ही नहीं। हमारी कृषि किस पर आधारित थी? कृषि वर्षा पर। अगर बारिश हुई तो अच्छी बात, बारिश न हुई तो सूखा। ठीक है ना? एक प्रश्न पूछता आ जाता है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी है, और जिस वर्ष फसल अच्छी हो जाए यानी वर्षा हो जाए, उस वर्ष देश की जीडीपी बढ़ जाया करती है। और वर्तमान समय में भी आप देखिए कि जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है उस वर्ष देश की जीडीपी बढ़ती है। अगर वर्षा कम हो गई, सूखा आ गया कुछ प्रांतों में, तो वहाँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है ना? उस समय की तो और भी बात है। ये रैयतवाड़ी में क्या था? बिचौलिया नहीं, सीधे सीधे किसानों को कर दिया जाता था। ये सीधे सीधे किसानों से लिया जाता था टैक्स, और जो किसान नहीं देता था उसको उस खेत से बेदखली करके दूसरे को ऑक्शन कर दिया जाता था या दूसरे को दे दिया जाता था। ठीक है? ये रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ पे चालू की गई? बोलिए। हाँ, मद्रास में। कहाँ पे थी व्यवस्था? ये मद्रास यानी महाराष्ट्र, बॉम्बे। इसके बाद थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था इसमें मालगुजारी की क्या होता व्यवस्था? इसमें किसानों का कम से कम शोषण होता। इसमें गांव को क्या कहा जाता था? गांव को क्या कहा जाता था? महल। महल गांव, और इसको कहा जाता था, अंग्रेजी द्वारा क्या बुलाते थे इसको? नंबरदार। नंबरदार का प्रत्येक गांव क्या था? नंबरदार था। जितने गांव थे उतने गांवों को नंबरों की संख्या से अलॉट कर दिया जाता था। और वो ग्राम प्रधान क्या करता था कि गांव से टैक्स यानी कर वसूल करके सीधे कंपनी को देता था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं थी। ठीक है ना? अगर कोई गांव नहीं दे पाता था तो फिर उसको चेंज किया जाता था। इसको किसने लाया? हाँ, मैकेंजी, वॉर्ड मैकेंजी। मैकेंजी ठीक है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके सिर्फ उत्तर भारत में थी, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन भी पूछा है इस पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब थी, कहाँ कहाँ लागू थी और कौन कौन से प्रदेश लाभान्वित थे। उसके बाद कभी कभी ये तीनों आ गया था वर्ष में मिलाने के लिए, कभी कार्यवाही थॉमस मुनरो और मैकेंजी को मिलाने के लिए कौन सी व्यवस्था कहाँ पे लागू थी और उसके लिए क्या था। इस पर क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और पूछे गए हैं। हाँ, एक महाल वाली व्यवस्था, ठीक है। हाँ हाँ, ये उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था थी, ऐसा स्कूल के लिए क्या था उत्तर भारत में, ठीक है, वो क्लियर रहेगा आपको। और इनका राजस्व उगाने का, माल बाजार उगाने का कि भारतीय उत्पादों पर कितना टैक्स लगाया जाता था, 70 से 80%। इसके बावजूद भी उद्योग का विनाश नहीं हुआ तो क्या होता था, कानून के द्वारा दंड, कानूनी दंड, कानूनी दंड के द्वारा कंपनी के द्वारा दंडित किया जाता था, है ना, और तमाम तरह के ऊपर शोषणकारी नीतियां अपनाई जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया प्रभाव रहा, तो ये हमारे क्या रहा प्रभाव, शोषणात्मक प्रभाव रहा। क्या रहा ये प्रभाव हमारा, शोषणात्मक प्रभाव रहा। इसी काल में हम थोड़ा सा कुछ अच्छाइयाँ भी देख लें। इसी काम को दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी 1863 में उन्होंने किताब लिखी। कौन सी किताब, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसको मैंने नोट कर दी क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ चुका है, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसी किताब में उन्होंने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, लूट को क्या कहा उन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ, उनका निकास का सिद्धांत, ड्रेन का सिद्धांत, वेल्थ ऑफ ड्रेन, ठीक है ना, उन्होंने दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाली थी, राष्ट्रीय आय भी निकाली थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय कितनी थी, 20 रुपए, और राष्ट्रीय आय कितनी थी, 349 करोड़, ठीक है। 349 करोड़ रुपए उस समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की आकार, ठीक है ना। एक अनुमान है कि 1865 तक मतलब 1757 से लेकर के 1865 तक लगभग 200 करोड़ पाउंड, कितना, 200 करोड़ पाउंड कहाँ भेजा गया, इतना निकास हुआ, ठीक है। लगभग 200 करोड़ पाउंड, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक।
ब्रिटिश शासन के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया? पहला, कम प्रति व्यक्ति आय। पहला प्रभाव क्या हुआ? कम प्रति व्यक्ति आय हुआ। ठीक है। दूसरा, व्यापक रूप से क्या आ गई हमारे देश में? गरीबी। क्योंकि लोग चले गए कहाँ? गरीबी की रेखा के बिल्कुल नीचे। क्यों? क्योंकि कोई काम धंधा रहा नहीं। ठीक है। और कृषि पे भी निर्भरता हो गई और कृषि पे भी उत्पादन नगण्य था, क्योंकि सूखा और अकाल प्रतिदिन प्रतिवर्ष आया ही करते थे। व्यापक स्तर पर गरीबी, और वही गरीबी आज तक चलती चली आ रही है। उस समय जब हम गरीब हुए तो आज भी गरीबी है, अधिक नहीं हो पाए। और गरीबी होने का प्रमुख कारण क्या है? कि जिस रेशियो से हमारे उत्पादन के साधन बढ़ते हैं, उस रेशियो से कहीं ज्यादा हमारी जनसंख्या जनदर में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आय कम, खर्चे ज्यादा, यानी संसाधन का दोहन आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, और आपके पास आय जनरेट कम हो रही है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि आपने तो काफी की है 75 सालों में, लेकिन उस रेशियो में आपकी जनसंख्या भी कितनी गुनी बढ़ गई है। आपके वृद्धि दर से कहीं ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप गरीबी आज भी बने हुए हैं। हम बहुत से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कई भारत की जो ऐसी संरचनाएं थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हम उभर नहीं पाए हैं। अगर जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम विकास में शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे चलते हैं। वास्तविक मजदूरी में गिरावट। वास्तविक मजदूरी में गिरावट। चौथा, कृषि का परंपरागत स्वरूप आया। पांचवा, दस्तकारियों का पतन। दस्तकारियों का पतन, कमजोर औद्योगिक व्यवस्था, कमजोर औद्योगिक व्यवस्था और कृषि पर जनसंख्या कितनी हो गई? कृषि पर जनसंख्या 73%, 73 से 80%, 73 से 80% तक हो गई। ठीक है। तो उसके सबके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? गतिहीनता। गतिहीनता क्या? कैसी गतिहीनता? आर्थिक गतिहीनता। कैसे? आर्थिक।
यहाँ से भारतीय व्यवस्था क्या हो गई? गतिहीन हो गई। गतिहीन हो गई, ठीक है। यानी कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं रहा, यानी ना डिमांड और ना ही सप्लाई चेन क्या हो गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने क्या देखा, उनकी शोषण और कमियां देखी, लेकिन हम थोड़ा सा चलते हैं इनमें कुछ रचनात्मक खामियां, ठीक है। यही मुख्य, चलिए आगे। ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका। ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका। कोई बताया इसमें? सबसे रचनात्मक भूमिका क्या थी? हाँ, बहुत अच्छा। इसके अलावा मतलब अंग्रेज के आने से आपने क्या परिवर्तन? बहुत अच्छा। तो इसको क्या कहेंगे कि पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था ध्वस्त हुई और उसके स्थान पर नई सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात या प्रतिपादन हुआ। उसके बाद कानून व्यवस्था आया। इसके अलावा शिक्षा में सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ, जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी वो हमारी शिक्षा पद्धति खत्म होने के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई और पूरे देश में एक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, भले ही उन्होंने अपने शोषण के लिए बाबूगिरी बनाया। एक कहावत है हिस्ट्री में, क्या है कि बाबू तो बनोगे, यानी पढ़े लिखे तो बनोगे, बाबू तो बनोगे, लेकिन ब्लड से क्या रहोगे, अंग्रेज, है ना, और उसका तुम विरोध नहीं कर पाओगे, है ना। वो आज भी हमारे ब्लडों में मतलब वो है, अंश है कि हम कोई भी चीज़ हो जाए उसका विरोध बहुत कम करते हैं, है ना। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा तकनीक, ठीक है, कुछ तकनीक आई, लेकिन वह तकनीक नहीं आई क्योंकि सभी तकनीक तो ब्रिटेन में हुआ कर रही थी और वहाँ से सामान उत्पाद होकर आ रहा है। और मुख्य व्यवस्था, पहली बात तो हो गई आपकी पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हुई, नई व्यवस्था आई। उसके बाद फिर संचार, सबसे बड़ा क्या हुआ, आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना हो गई। सीधे ब्रिटेन से यहाँ पे लाइनें समुद्र में बिछा दी गई, केबल डाल करके टेलीग्राम की व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा पूरे भारत में एक डाक व्यवस्था की गई। क्या की गई? एक डाक व्यवस्था की गई कि एक ही दर पर भारत में कहीं भी आप कोई भी पत्र व्यवहार कर सकते थे। और रेलगाड़ियों का भले ही शोषण के लिए हुआ था, लोगों के आने जाने में भी प्रयोग होने लगा। वो रेल का विकास इसलिए उन्होंने किया कि उनका कच्चा माल कहाँ तक, पत्तन तक पहुँच जाए, मद्रास तक पहुँच जाए, कलकत्ता तक पहुँच जाए, ताकि वो बाहर जा सके। इसके लिए उन्होंने रेल बिछाया था, आपकी सुविधा के लिए नहीं बिछाया था, माल को ढोने के लिए बिछाया था। लेकिन उससे हमारी देश क्या हुआ, एकता के सूत्र में बढ़ा और शिक्षित हुआ। और शिक्षित होने के साथ साथ क्या हुआ, उसमें चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और राजनीतिक एकता के रूप में सूत्रपात हो रहा था। ठीक है ना। इसके बाद 1885 में ए ह्यूम ने क्या कहा,
सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की कि यहाँ के भारतीयों का मुझे क्या पता चल सके, उसके आधार पर हम कानून बनाकर उनको रोक सके। ठीक है ना, ये प्रमुख योगदान था। इसके अलावा और क्या था, हमारे देश में कोई गणना नहीं की जा रही थी, तो 1872 में सबसे पहले क्या हुई, जनगणना किसकी की गई, आदमियों की, कि कितनी जनसंख्या है। लेकिन 1872 में पहली गणना तो हुई, लेकिन नियमित रूप से जनगणना का कार्य कब से हुआ, 1881 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे ना आप लोग। इसके अलावा और क्या विकास हुआ, अब इसे क्रमबद्ध से लिख लीजिए। ठीक है, इसको सबसे बड़ी चीज है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा इसको, इतिहास के अचेतक साधन। इतिहास के अचेतक साधन। ठीक है, उस समय कार्ल मार्क्स भी जिंदा थे और एडम स्मिथ भी थे। ठीक है, और एडम स्मिथ के थ्योरी पे ही भारत का अधिक से अधिक शोषण हुआ था। ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन की भारत ब्रिटेन कितना जल्दी में अधिक से अधिक संपत्तिवान हो जाए ताकि विश्व में उसका पूरा राज चले, उसका प्रमुख मोटो यही था। एक समय में अमेरिका भी उसका गुलाम था, कनाडा भी था, मतलब कोई भी कहा जाता है कि उसका सूर्य उदय अस्त नहीं होता था। और वर्तमान में आज में क्या उसकी व्यवस्था है, खुद में दो फाड़ हो गया है और वहाँ की व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से भी उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी है। परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई और जीडीपी के आधार पर हमारी पांचवी अर्थव्यवस्था है और वो छठवीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, आज वो ब्रिटिश कंपनी नीलाम हो गई, उसको कोई लेने वाला नहीं है जो कभी भारत पूरा शासन किया था। वो एकमात्र कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन हमारी क्या ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, जातीयता, है ना, ये सब आपस के क्या सामाजिक विषमता ने और राजशाही ने हमें अपने आप में निर्बल बना दिया था। नहीं तो भारत के भी गुलाम होता ही नहीं, चाहे न तो मुगल आ पाते, क्योंकि हमारे लोग ही दूसरों को ईर्ष्या देशवाद आक्रमण करने के लिए बुलाते थे और फिर भी गुलाम हो जाते थे। हाँ, स्वयं भी गुलाम बनते थे और भाई को भी गुलाम बनाते थे। और ये प्रक्रिया हजारों वर्षों से चलती चली आ रही है भारत में, और आज भी ये प्रवृत्ति है कि भाई भाई एक दूसरे का टांग खींचता है कि नहीं, फूट डालो और राज करो। अगर ये प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक अभी भारत का विकास इतनी तेजी से नहीं होगा, है ना। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पुरातन सामाजिक व्यवस्था का विनाश हुआ। पुरातन सामाजिक व्यवस्था का विनाश, इसके स्थान पर नई व्यवस्था जनरेट हुई। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति और शिक्षा का क्या हुआ, प्रसार हुआ। आज भी जो अंग्रेजी बोलता है क्या बोला जाता है, उसे बहुत अच्छा बेटा माना जाता है, बहुत तेज माना जाता है ना। और जो हिंदी बोलता कहता है कि शुद्ध गंवार देहाती है, पढ़ने कुछ जानता नहीं है ना। जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा खूब इंग्लिश बोलता फटाते से गांव में जाके, तो गांव वाले कहते हैं अरे उसका लड़का तो बहुत तेज है भाई, है। आज भी वो मानसिकता हमारे दिल से नहीं गई है।
फिर आगे चलिए। विकास और स्वतंत्र चेतना। विकास का सूत्रपात हुआ। उसके बाद रेल व्यवस्था से क्या हुआ? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार हुआ। ठीक है। आधुनिक संचार व्यवस्था का विकास हुआ। डाक व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से भारत एक इकाई बना। ठीक है। भारत क्या हुआ? एक इकाई। ये 7 कारण आपके विद्यमान हुए। किसके आने से? अगर अंग्रेज न आते तो क्या हमारे देश की एकता और अखंडता बनती? कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश तक। इसके अलावा हमारी सीमा कितना थी? हमारे देश की सीमा कहां से कहां तक थी? इतिहास के विद्यार्थी कर सकता है। हमारे देश की सीमा पूरा एशिया, दूसरा अफगानिस्तान तक, इधर अरुणाचल प्रदेश, चाइनान, ताइवान वगैरह सब जो है आज तो लगभग आधा उसका चीन का बॉर्डर, और इधर पूरा दक्षिण एशिया पूरा, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान सब कुछ हमारा है ना। क्यों था? क्योंकि हमारे देश के राजाओं ने वहाँ पे एक सुप्रभुता के रूप में शासन किया। प्राचीन काल अशोक से लेकर के औरंगजेब के काल तक देखिए यहाँ तक हमारी इकाई रहा करती थी। लेकिन हमारे कमजोर शासन व्यवस्था होने के कारण और राजाओं में की विविधता होने के कारण ये हमारे देश की दुर्गति। ठीक है ना। तो हमारे देश में भी गुलाम भी नहीं होता। ठीक है। ये कहा जाता है कि इतने सब कारण थे फिर भी भारत का विकास क्यों नहीं हुआ? इतना तो हुआ कि उसके बावजूद हमारे देश का विकास क्यों नहीं? इसका प्रमुख कारण था ये कि पुनरुत्पादक की भूमिका तो रही, रीजनरेटिव इकोनॉमी की भूमिका शुरुआत हुई, लेकिन मटेरियल यानी भौतिक आधार पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। भौतिक आधार पर अगर होता तो हमें, जबकि हमारे पास संचार व्यवस्था थी, राजनीतिक प्रशासन में से एकता भी हो गई थी, डाक व्यवस्था थी, आधुनिक संचार व्यवस्था था, रेल व्यवस्था भी आ गई, स्वतंत्र चेतना का विकास भी हुआ था, विदेशी शिक्षा पद्धति भी आ गई थी, है ना। पुरातन सामाजिक व्यवस्था का विकास की शुरुआत हुई थी, शुरू हो गया था, है ना। लेकिन अभी भी
वो व्यवस्था हमारी पुरातन व्यवस्था कायम है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी जीडीपी में उसका योगदान नहीं हो पा रहा है ना। जितना ही हम छोड़ेंगे उतना ही हम विकास करेंगे, लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे तो हम आर्थिक रूप से ऐसे लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा जाए कि जब तक भौतिक आधार हमारे देश को प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी हम आर्थिक विकास कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम दो चीज़ों पर आते हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, इसको विचार इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? आर्थिक विकास और समृद्धि से अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी बात है। में क्या हुआ था? महाजनी पूंजी का विकास हुआ था। महाजनी पूंजी का विकास, इसको अगर 1860 में कहा जाए, लाभ की गारंटी, क्या कहा जाए इसको? लाभ की गारंटी। में जनगणना हुआ, जनगणना का, फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था उन्नीस सौ 21 में 1 अप्रैल 27 जनवरी 1921 को सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति मान देने के लिए क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाद में क्या हुआ? SBI कब? 1955 में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसका प्रतिपादन किसने किया? J.M. किन्स। J.M. किन्स ने इसका सुझाव दिया। इसके अलावा 1935 में एक और परिवर्तन हुआ। 1 अप्रैल किसका स्थापना हुई? RBI। हिल्टन आयोग की संस्तुति पर RBI की स्थापना
की गई और किसके निजी क्षेत्र में, किसमें हुआ ये निजी क्षेत्र में। इसका 1949 में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई? आरबीआई की 1926 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी एक बैंक के रूप में 1926 के रूप में, ठीक है ना। क्या बेटा? उसके 35 में 3 बैंकों की स्थापना की गई थी, मद्रास बैंक, कलकत्ता बैंक और कौन था एक, 3 महानगर थे। तीनों महानगरों में कौन कौन? मुंबई, बंगाल और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी में बैंक स्थापित किए गए, ठीक है ना। और तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब? 1921 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी इन तीनों बैंकों की? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसका ऐसे नोट करिए। 1806 में कलकत्ता, 1806 में, मद्रास 43 में, 1843 में और बॉम्बे 1840 में। बॉम्बे 1840 में, ठीक है। ये सभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के तहत आएंगे 1921 में, जिसके प्रतिपादक कौन थे? J.M. किन्स शास्त्री आपकी अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देते थे। ये क्या थे? हमारे यहाँ, हमारे देश में इंपीरियल बैंक में क्लर्क थे। ये हमारे यहाँ काम कर चुके हैं भारत में। किस रूप में? बैंक मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। और उसी समय जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी आप लिख भी रहे थे, ठीक है ना। और उन्हीं के संस्थापक, उन्हीं के इंपीरियल बैंक स्थापना थी। भारत में ये तीनों प्रेसिडेंसी में एक बैंक होना चाहिए जो हमारे वाणिज्य के रूप में, जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका के रूप में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके साथ साथ हमारा एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो राजकोष को जमा करे और उसको रीजनरेट करे, बैंकों के बैंक के रूप में, ठीक है। लेकिन वो था निजी बैंक के रूप में। इसके अलावा हमारे यहाँ और क्या स्थापित हुआ था? इसके अलावा 2 चीज और हुई थी। दो चीजें कौन कौन सी थी आपको बताएगा उसमें? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई कहाँ पे? बॉम्बे में सबसे पहले हुई थी, है ना। इसके बाद एक घटना और हुई थी। इसके बाद हमने बताया था कि 1833 के तहत चार्टर का समाप्त किया गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया। उसके स्थान पर क्या गया? मल्टी नेशनल कंपनी, MNC आई। क्या गई सर? मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई और निवेश की और वो भारत की संसाधनों यानी प्राकृतिक संसाधनों पर दोहन करना शुरू किया। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पहले ये मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन की थी, ब्रिटेन की थी, बाद में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा डनलप, आज डनलप का नाम सुनते हैं, वो भी फॉरेन कंपनी थी। इसके अलावा और भी कंपनियों का नाम लीजिए जो आपको याद हो। ये सब क्या थी? मल्टीनेशनल कंपनियां थी जिनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में थी और भारत में निवेश करना चाहती थी, निवेश करती थी और निवेश करके उससे भारी लाभ करती थी। ये एक कहावत है, अभी एक आंकड़ा मैंने देखा था
कि 34 लाख पाउंड करोड़ रुपया जो है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो है कि ब्रिटेन को भेजी थी। ठीक है ना, कितना 34 लाख करोड़ पाउंड। ठीक है ना, इतना हमारे भारत का क्या हुआ। अगर वह धन यहाँ पे खर्च हुआ होता है तो भारत की स्थिति क्या होती, और भी सोने की चिड़िया होती है ना। स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई किस सन में? 1840 में। ठीक है, हाँ? तो बेटा जब हम अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, संस्थान को जब पढ़ाएंगे ना तो पूरा स्टार्टिंग में एक विस्तार से बताएंगे। वो तो उसको ऐसे चलते जितनी आवश्यकता है आपको, अगर इसी को डिप कर देगा तो होगा छूट जाएगा। ठीक है ना, इसलिए स्टार्टिंग से कर देंगे। ठीक है ना, अब हम कहाँ पे चलेंगे, आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि से क्या होना, अब तो बेटा को अब हमारी ब्रिटेन ने अर्थव्यवस्था सीमांत। अच्छा, इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बता सकते हैं? जितना क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उपयोगी है कि नहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से, बोलिए। उपयोगी है कि नहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से? आप लोग इसके विषय में जानते थे इतना नहीं? वृद्धि में समझते हैं आप लोग? वृद्धि से क्या अभिप्राय है? हाँ, बढ़ना। किस रूप में? जीडीपी के रूप में। वृद्धि और विकास, समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका? इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का नहीं, इकोनॉमी का। ठीक है ना, अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का। ठीक है, समृद्धि से अभिप्राय है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय में कि जब हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, उसमें कौन सी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय उत्पाद में जब वृद्धि होती है तब उसे हम क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है? समृद्धि हो रही है। हम समृद्धि को किस रूप में लेकर चलते हैं? परिमाणात्मक रूप में। किस रूप में? परिमाणात्मक, या यह है मात्रात्मक। मात्रात्मक या परिमाणात्मक। परिमाणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। किसमें? जीडीपी, ठीक है, नेशनल इनकम, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम
अगर इन तीनों में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे हम कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि या वृद्धि हो रही है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है। इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को जीडीपी के आकार के रूप में कहते हैं। करिए कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में, और इसको हम इस रूप में भी अगर हम कहें कि समृद्धि को मापते किस रूप में है तो जीडीपी, एनआई और पीसीआई है, ठीक है। लेकिन ये कहा जाए कि समृद्धि का सही माप कौन प्रस्तुत करता है, इसमें ये तीन चीज रहेगा। इन तीनों में कहा जाए कि वास्तव में यह सही शुद्ध गणना आपकी समृद्धि का कौन करता है? इसमें होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है ना, कि अगर राष्ट्रीय आय को मापना है, समृद्धि को मापना है, तो समृद्धि की माप के लिए सर्वोत्तम मापक कौन सा है? तो उसमें आपका अक्षर आता है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो उस ऑप्शन को ये मापते तो सभी हैं मात्रात्मक, लेकिन सही और वास्तविक रूप में अगर कहा जाए और सर्वाधिक मापक है तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ही इसका मापक है, ठीक है, क्लियर। और अब चलते हैं विकास पर। विकास से क्या अभिप्राय है? विकास से अभिप्राय यह है कि जब आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में, परिमाणात्मक के साथ साथ अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन यानी कि ढांचागत परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन हो, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक, गैर आर्थिक, आर्थिक और गैर आर्थिक सभी क्रियाएं सम्मिलित हों, जिससे कि जीवन स्तर में सुधार हो, तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है। अगर हम ये कह लें कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी औसत रूप से बढ़ गई, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जीवन की गुणवत्ता में, उपलब्धता में सुधार नहीं हुआ, तो क्या हम कहेंगे कि उसका विकास हुआ? नहीं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि समृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। समृद्धि के अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन विकास की संकल्पना समृद्धि के बिना भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो समृद्धि और विकास का यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये मेन कंसेप्ट है। समृद्धि क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है? हाँ? हाँ? व्यक्तिनिष्ठ, विकास व्यक्तिनिष्ठ होगा, ठीक है ना। अभी टाइम तो है ना आपके पास? है? भूख लगी क्या? आप लोग सुबह से आ गए थे ना, इसीलिए। चलिए ज़्यादा नहीं, और बकेट कल लिखाएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें लिखाई देते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट दिखा देते हैं, 10 मिनट, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में राइट कवर क्लियर करते जाएंगे हम। देखिए आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में
वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादन मात्रा में हुई वृद्धि से है। कुल उत्पादन मात्रा में हुई वृद्धि से है, यानी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई तो समृद्धि हुई। इसको कुल उत्पादन के साथ साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में किया जाता है। देखिए, आर्थिक विकास में मात्रात्मक के साथ साथ या परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक मात्रात्मक या परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक, संरचनात्मक, ढांचागत एवं सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, गुणात्मक के अलावा संरचनात्मक, ढांचागत एवं सामाजिक परिवर्तन को भी हम आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये समग्र चरों, थोड़ा चेक करिए, समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें मापा जाता है, ऐसे परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसके साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, तो उसे आर्थिक विकास करते हैं। जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। जबकि आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है।
समृद्धि में आए कि आर्थिक विकास में आएगा? हाँ? कितने लोग विकास से संबंधित है, कितने लोग समृद्धि से? आप बताएं। जीवन की गुणवत्ता क्लियर एकदम? जीवन की गुणवत्ता आपके आर्थिक विकास का पहलू आर्थिक विकास में आएगा, आर्थिक समृद्धि में नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। देखिए, वर्तमान में आर्थिक समृद्धि को मापने का, वर्तमान में आर्थिक समृद्धि को मापने का सर्वोत्तम तरीका प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि को मापना है। प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि को मापना है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया एक चर से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतया एक चर से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास मानव विकास से संबंधित है। जिसमें आर्थिक एवं अनार्थिक सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जिसमें आर्थिक एवं अनार्थिक सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है? अब छोड़ दिया जाए क्या और पढ़ा दिया जाए? हम तो समझे कि आर्थिक समृद्धि आप सब में करते हैं। क्वेश्चन आएगा तो सब कम रख नहीं आप लोग। संडे को टेस्ट कब तक नहीं आप लोग? सैटरडे को हुआ था। अच्छा, इस बार तो होगा। इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, कम से कम दोहरा के जरूर आइएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ये होता है कि एक से कड़ी एक जुड़ी होती है। ठीक है ना? इतिहास में कि यहाँ से खत्म कर दिया तो अगला शुरू हो जाएगा। यह सीधा एक दूसरे से लिंक कड़ी से कड़ी जुड़ होती है। जब पिछला एक नहीं समझ में आएगा तो आगे वो नहीं समझ में आएगा। और जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट न समझ में आए, जहाँ भी आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ बेहिचक हमसे दोबारा अपनी संकोच पूछिए। ये मत संकोचिए कि हमको नहीं आ रहा तो लोग क्या कहेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ संकोच करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे और सिलेक्शन होने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है ना? पुराने बच्चे भागते जा रहे हैं, नए बच्चे आते हैं, संख्या कम होती जाती है, फिर कभी बढ़ जाती है। हाँ? अच्छा, फर्स्ट क्लास में थे? कितने बच्चे थे? लेकिन जो क्लास छोड़ रहे हैं हमारे क्लास को, तो फिर वो किस किताब में न पा सकते हैं और ना ही, क्योंकि आप कोई एक किताब में आप कुछ नहीं पा सकते हो जो हम पढ़ाते हैं। किसके पास किताबें कुछ हैं? कौन सी किताब? चलिए ठीक है, आपके को है इकोनॉमिक्स के हो। और किसी के पास क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं तो एक प्रतियोगिता दर्पण ही ले लीजिए, या एहसन लाल ले लीजिए, ठीक है, या एनसीईआरटी की आती है, महेश कुमार बड़वाल, कुछ भी ले लीजिए ताकि आप उसको पढ़िए तो कुछ चीज़ समझ में आए आपको। और जब ना समझ में आए तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है ना? और बच्चे मैं नोट्स इतना मैं लिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसको दोहरा के रखिए तब, लेकिन फिर लिख करके समझ करके छोड़ दिए, अब दोहराए नहीं
तो वो भी कंफ्यूज करेगा, फिर गलत करके चले आओ। क्योंकि सर मैं पढ़ा तो सब कुछ था, सही करके आया हूँ लेकिन फिर भी गलत हो। तो ये ऑप्शन न रहे आपके पास कि जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, जो भी पढ़ा दे लिखा दे उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ कर बैठा दें। ठीक है।